Okay. Good morning, students. In the last class, we have discussed about the difference between crystal lattice and the amorphous solid. और क्या पढ़ा था हमने? क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल सॉलिड, amorphous क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, है ना. उसके बाद हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रिस्टल लैटिस. ठीक है. तो जो आप बोलते हो ना कि इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, एक्चुअल में वो लैटिस स्ट्रक्चर होता है. जैसे हमने NaCl का लैटिस स्ट्रक्चर क्लास 11th में पढ़ा है, क्यूबिक टाइप का एक स्ट्रक्चर पढ़ा है NaCl का आयनिक कंपाउंड में. सो उसी को हम क्या बोलते हैं? लैटिस. जो सॉलिड्स है, सॉलिड किससे मिलकर बना होता है? उसके कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं. क्या क्या हो सकते हैं? वो एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं. हमने कल देखा था ये सब, है ना, कि सॉलिड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं दे कैन बी आयंस, एटम्स और मॉलिक्यूल्स. तो इन मॉलिक्यूल्स का जो 3D अरेंजमेंट होता है, रेगुलर 3D अरेंजमेंट, उसी को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं. ठीक है. जो 3D और 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है, ये 2D अरेंजमेंट नहीं है, ये है 3D अरेंजमेंट. ठीक है. तो इस टाइप का स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखा होगा NaCl का, है ना, क्यूबिकल स्ट्रक्चर हम बनाते थे ऐसा. कुछ इस टाइप का उसका 3D स्ट्रक्चर होता है. ठीक है. तो इसी को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टल लैटिस. ठीक है. इसमें जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, उसको हम क्या करते हैं? एक पॉइंट से शो करते हैं. इसको हम बोलते हैं लैटिस पॉइंट. क्या बोलते हैं इसको? लैटिस पॉइंट. और ये लैटिस पॉइंट आयंस हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं या फिर एटम्स हो सकते हैं. अगर ये सपोज LiCl का क्रिस्टल है, ठीक है, सो LiCl का क्रिस्टल है, मतलब ये क्या हो सकता है? एक Li हो सकता है और एक क्लोराइड आयन हो सकता है. ठीक है. सो क्रिस्टल में क्या होते हैं? जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं उनका 3D अरेंजमेंट होता है. इट इज़ अ रेगुलर 3D अरेंजमेंट. इसमें जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स उसको हम पॉइंट से शो करते हैं. उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? लैटिस पॉइंट्स या लैटिस साइट भी बोलते हैं इसको. ठीक है. इसी को हम बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस. ठीक है. अब ये जो क्रिस्टल लैटिस है ना, ये यूनिट सेल से मिलकर बना होता है. ठीक है. इसमें बहुत सारे यूनिट सेल होते हैं. लाइक अगर मैं इसको यहाँ पर इस तरीके से बनाऊँ तो एक सेल दिख रहा है आपको यहाँ पर, वैसे ही सेल यहाँ पर भी दिखेगा आपको. तो जो क्रिस्टल लैटिस है ना, ये छोटे छोटे सेल से मिलकर बना होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट सेल. इसका अगर मैं एक यूनिट सेल ड्रॉ करूँ तो कुछ इस तरीके से बनेगा. ठीक है. इसी को आप रिपीट करते जाओगे तो फाइनली हमको क्या मिलेगा? एक क्रिस्टल लैटिस मिलेगा. देखो यहाँ पर एक सेल है, यहाँ पर एक सेल है, इसके पीछे एक सेल होगा, इधर भी एक सेल होगा, यहाँ पर भी एक सेल होंगे. तो इसी तरह की यूनिट सेल को जब आप रिपीटेशन करते जाते हो तो फाइनली हमको क्या मिलता है? क्रिस्टल लैटिस मिलता है. ठीक है. सो यूनिट सेल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ए क्रिस्टल लैटिस. यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ए क्रिस्टल लैटिस. आप अपने बुक में फिगर 1.9 देखिए, उसमें अलग से आपको यूनिट सेल दिख रहा होगा, है ना. मुझे यहाँ ब्लैक बोर्ड में बनाना थोड़ा मुश्किल है, बट आपको वहाँ एक क्रिस्टल लैटिस दिख रहा है जिसमें एक यूनिट सेल दिख रहा होगा, है ना. उसी यूनिट सेल को आप बार बार रिपीट करोगे तो फाइनली क्या बन जाएगा? क्रिस्टल लैटिस. दिखा सबने फिगर 1.9, है ना. तो यूनिट सेल होता है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट और पोर्शन ऑफ ए क्रिस्टल लैटिस. इट इज़ द सिंपलेस्ट रिपीटिंग यूनिट. और एक रिपीटिंग यूनिट है, इसको बार बार आप एक पैटर्न में रिपीट करते जाओगे तो फाइनली हमको क्या मिलता है? क्रिस्टल लैटिस मिलता है. ठीक है. नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस क्रिस्टल लैटिस? इस क्रिस्टल लैटिस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं? ठीक है. तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है, इन अ क्रिस्टल लैटिस ईच एटम और मॉलिक्यूल इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल पॉइंट. जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स है उसको हम किससे डिनोट करते हैं? एक सिंगल पॉइंट से. जैसे यहाँ पर एक आयन था Li, उसको हमने किससे डिनोट किया? एक सिंगल पॉइंट से डिनोट किया. सो एटम, मॉलिक्यूल्स या आयन, उसको हम एक सिंगल पॉइंट से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं. दूसरा है दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड लैटिस पॉइंट. तो ये भी मैंने बता दी, इस पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं? लैटिस पॉइंट्स बोलते हैं. और इस लैटिस पॉइंट को जब आप ज्वाइन करोगे तो फाइनली हमको क्या मिलेगा? क्रिस्टल लैटिस मिलेगा.
ठीक है। इस यूनिट जो भी ये जो लेटिस पॉइंट है इसको हमने एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया, तो फाइनली वी गेट दी क्रिस्टल लैटिस। सो दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्रिस्टल लैटिस। ओके, नाउ यहाँ पर हमने देखा कि ये जो यूनिट सेल है, अब ये इस यूनिट सेल के पैरामीटर्स क्या क्या हो सकते हैं। यूनिट सेल 3D स्ट्रक्चर है तो ये बहुत अलग अलग तरीके से बन सकता है। अभी देखो ये क्यूब की तरह दिख रहा है, इसको मैं रेक्टेंगल भी बना सकती हूँ। अगर मैंने इसको क्यूबॉइड बना दिया सपोज इस तरीके से, तो मैंने क्या क्या पैरामीटर्स इसके चेंज किए होंगे। लेंथ है ना, मैंने एक जो लेंथ है उसको इंक्रीज कर दिया होगा, ठीक है। सो इसी तरीके से इसके अलग अलग पैरामीटर को हम चेंज कर सकते हैं और अलग अलग यूनिट सेल बना सकते हैं, ठीक है। सो व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल बोलेंगे तो पहला पैरामीटर है लेंथ ऑफ द सेल ए, बी एंड सी, ठीक है। सो अगर मैं एक यूनिट सेल ड्रॉ करूं तो पहला पैरामीटर क्या है उसका, जैसे लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट होता है ना, वैसे इसके इधर का एक लेंथ हो सकता है, एक ये वाला हो सकता है और एक ये हो सकता है, ठीक है ना। अगर ये B है तो ये भी क्या होगा, B होगा। अगर ये A है तो ये भी A होगा, है ना। तो उसके क्या क्या पैरामीटर हो सकते हैं, लेंथ हो सकते हैं, है ना, जो यूनिट सेल है उसके लेंथ हो सकते हैं। और क्या हो सकता है, ये जो एंगल है अल्फा बीटा गामा बोल सकते हैं इसको। अभी जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, अगर मैं इस एंगल को कम या ज़्यादा कर दूँ तो मुझे एक नया यूनिट सेल मिलेगा। पैरेललोग्राम भी मिल सकता है, इससे मिल सकता है कि नहीं। अगर ये 90 डिग्री का एंगल है, इसको मैं थोड़ा इस तरीके से शिफ्ट कर दूं इधर इधर, तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा ये यूनिट सेल। सो ये अगर अल्फ़ा बीटा और ये गामा है तो इसके पैरामीटर्स हो सकते हैं, या तो लेंथ हो सकता है, लेंथ ऑफ द यूनिट सेल्स, ये जो एंगल्स हैं अल्फ़ा बीटा और गामा। सो दीज आर दी पैरामीटर्स ऑफ द यूनिट सेल, जिसको हम वेरी कर करके अलग अलग टाइप की यूनिट सेल बना सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर दी पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। अब हम पढ़ते हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। सो यूनिट सेल दो टाइप के होते हैं, एक प्रिमिटिव होता है और एक सेंटर्ड यूनिट सेल्स होते हैं, ठीक। सो नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। तो यूनिट सेल दो टाइप के होते हैं, एक प्रिमिटिव होता है और दूसरा होता है सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। सेंटर्ड यूनिट सेल अगेन इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड। तो पहले प्रिमिटिव में देखते हैं। प्रिमिटिव में क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं लाइक एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, ये सिर्फ कॉर्नर में ही होते हैं, ठीक है। जो भी यूनिट सेल है उसके कॉर्नर में ही दे ऑक्यूपाइज द स्पेस। लाइक अभी जस्ट हमने जैसे ड्रॉ किया था, एक यूनिट सेल ड्रॉ करती हूँ मैं, तो ये कहाँ होंगे, उसके सिर्फ कॉर्नर्स में ही होंगे, ठीक है। जैसे ये कॉर्नर है, ये एक कॉर्नर है, तो उनके सिर्फ कहाँ पर होंगे, कॉर्नर में। टोटल 8 होने चाहिए, 8 है क्या, है ना। तो 8 कॉर्नर है, क्यूब के 8 कॉर्नर्स होते हैं, तो 8 कॉर्नर्स में ही जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब इसी को रिपीट करते जाएंगे तो हमारा फाइनली क्या बन जाएगा, क्रिस्टल लैटिस बन जाएगा। यहाँ कहीं बीच में आपका कोई भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे, ठीक है। वो सिर्फ कॉर्नर्स में ही एटम्स या मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, ठीक है। वो हो गया हमारा प्रिमिटिव। सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होगा, जैसे पहला बात करते हैं बॉडी सेंटर, ठीक है। तो जो हमारा यूनिट सेल है उसके कॉर्नर में तो एटम और मॉलिक्यूल होंगे ही होंगे, साथ में उस जो यूनिट सेल है उसके बीच में, उसके सेंटर में भी क्या होगा, एक मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। तो इसको फिर से ड्रॉ करके मैं बताती हूँ। सो कॉर्नर्स में होंगे तो सारे कॉर्नर्स में लगा दो एक एक एटम्स या मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और एक सेंटर में, ये पूरा क्यूब है और ये क्यूब का सेंटर है सपोज, है ना, ये 3D स्ट्रक्चर है, तो उसके बीच में, है ना, बीच में कहीं पर क्या होगा, एक एटम या मॉलिक्यूल होगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, बॉडी सेंटर। की कहाँ पर है वो, सेंटर में। इन सब के कहाँ पर है वो, सेंटर में सिचुएटेड है, तो इट इज़ अ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड मतलब हर एक फेस में, जितने भी फेस हैं, कितने फेस हैं, जैसे ये क्यूब है, क्यूब के 6 फेस हैं, तो हर एक फेस के सेंटर में क्या होगा, एक एक एटम्स या मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। तो ये फिगर आपकी बुक में बना हुआ है, फेस सेंटर देख लो, है ना। अगर आप अपनी बुक में यूनिट सेल ऑफ 14 टाइप्स ऑफ ब्रेवीज लैटिस देखेंगे, एक बहुत बड़ा सा बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको फेस सेंटर्ड दिखेगा, दिस इज दी फेस सेंटर्ड, दिख रहा है। देखो हर एक फेस के बीच में आपका क्या है, एक एक
एटम्स है। जैसे ये एक फेस है, ये एक फेस है तो इसके सेंटर में, ये एक फेस है तो इसके सेंटर में, ये एक फेस है तो इसके सेंटर में, ये एक फेस है इसका सेंटर, ये एक फेस है इसका सेंटर। तो हर एक फेस के सेंटर में क्या होगा, एक एक एटम्स या मॉलिक्यूल्स होंगे। हाँ, एक ऊपर, एक ये ऊपर का ही है, ये पीछे वाले का नहीं बनाया मैंने, ये पीछे वाले का यहाँ पर है सपोज, ठीक है। तो हर एक फेस के सेंटर में भी क्या होगा, एक एटम मॉलिक्यूल्स होगा। कॉर्नर में तो होगा ही होगा, साथ में फेस के सेंटर में भी होगा। एंड सेंटर मतलब सिर्फ एंड में होगा, ठीक है। एंड सेंटर में जैसे अगर ये एक यूनिट सेल है, सो कॉर्नर्स में तो होगा ही होगा और साथ में एंड में भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स होंगे। तो ये क्या हो गया, एंड सेंटर हो गया। सो ये 4 टाइप्स के क्या पर हो गए, यूनिट सेल, ठीक है। प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर एंड सेंटर्ड, ठीक। अब इस यूनिट सेल से हम कितने टाइप के क्रिस्टल सिस्टम बना सकते हैं, ठीक है। अगर जैसे प्रिमिटिव है तो उससे कितने टाइप के क्रिस्टल लैटिस बनेंगे, तो टोटल 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम बन सकते हैं। जितने हमारे पास एग्जिस्टिंग यूनिट सेल है ना, इन सबको मिक्स एंड मैच करके हम कितने टाइप के बना सकते हैं, 7 टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम बना सकते हैं। मतलब पूरे वर्ल्ड में, अगर पूरे अर्थ में देखा जाए तो कितने टाइप के क्रिस्टल सिस्टम है, 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम है, ठीक है। अब क्या क्या हो सकते हैं ये 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम, देखो पहला क्या है, क्यूबिक है। दूसरा क्या है, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक, ठीक है। ये अलग अलग कैसे बनते हैं, जो पैरामीटर्स हैं ABC, अल्फा, बीटा, गामा, इनको वेरी करते जाएंगे और नए नए टाइप के क्या बनते जाएंगे, यूनिट सेल, और उन्हीं यूनिट सेल को रिपीट करेंगे तो नया क्रिस्टल सिस्टम बनेगा, ठीक है। सो क्यूबिक कब बनेगा, क्यूबिक अगर क्रिस्टल सिस्टम है इसका मतलब क्या है कि उसके सारे एजेस क्या हैं, एजेस इक्वल हैं, एंगल 90 डिग्री का होगा, ठीक है। सो पहला जो क्रिस्टल सिस्टम है वो क्यूबिक होगा, जिसमें क्या होगा, A इज इक्वल्स टू B इज इक्वल टू C एंड अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो ये क्यूबिक हो गया, ठीक है। सो क्यूबिक का स्ट्रक्चर तो आप बना सकते हैं इस तरीके से। ये जो एंगल है वो कितने डिग्री का रहेगा, 90। यहाँ भी जो एंगल है वो कितने डिग्री का रहेगा, 90। और ये सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो ये हो गया पहला क्यूबिक यूनिट सेल। इसी को हम बनाएंगे, रिपीट करते जाएंगे तो एक क्रिस्टल लैटिस बनेगा, ठीक है। सो पहला यूनिट सेल है क्यूबिक। दूसरा है टेट्रागोनल। टेट्रागोनल कब बनता है, जिसमें जब दो जो हैं, दो एजेस सेम होंगे बट तीसरा एजेस क्या होगा, डिफरेंट होगा। दिख रहा है A इज इक्वल टू B बट इट इज़ नॉट इक्वल टू C, ठीक है। और इसमें एंगल जो होंगे, इसमें भी सारे एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री के ही होंगे, ठीक है। सो क्यूबिक के बाद था, क्या था नाम, इसमें क्या है, A इज इक्वल टू B बट इट इज़ नॉट इक्वल टू C, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एग्जाम में आता है भाई टेट्रागोनल मतलब क्या, कि उसका स्पेसिफिकेशन क्या है, उसके पैरामीटर्स क्या हैं। अगर कोई क्रिस्टल लैटिस है जिसका क्रिस्टल सिस्टम है टेट्रागोनल, तो उसके पैरामीटर्स क्या होंगे, समझ रहे हैं। तो इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ आपको मेमोराइज ही करना है, इसका कोई और तरीका नहीं है, सिर्फ मेमोराइजेशन ही है। तो आपको मेमोराइज ही करना है कि क्यूबिक मतलब क्या, टेट्रागोनल मतलब क्या, ठीक है। सो इसमें क्या होगा, A और B दोनों सेम है। आप किसी को भी A ले लो, इसको A B और ये C था, तो A और B क्या होंगे, सेम। और C जो होगा थोड़ा उसको लंबा बना दो, छोटा बना दो, जैसा भी बनाना है, ठीक है। तो ये दोनों, तीनों को मैंने इन दोनों को सेम बना दिया, इसको बड़ा बना दिया। इस टाइप का बनेगा स्ट्रक्चर, ठीक है। एंगल अभी भी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो सारे एंगल्स कितने हैं, 90 डिग्री के। तो ये हो गया टेट्रागोनल, ठीक। अगला जो है वो क्या है, ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक में क्या है, कोई भी इक्वल नहीं है, सारे अलग अलग हैं। A इज़ नॉट इक्वल टू B इज़ नॉट इक्वल टू C, और एंगल पर अभी भी क्या है, सारे 90 डिग्री के हैं। सो वो हो गया ऑर्थोरोम्बिक। नेक्स्ट है हेक्सागोनल। सो हेक्सागोनल में क्या हो रहा है, A इज़ इक्वल टू B इज़ नॉट इक्वल टू C, पर इसमें क्या है, दो एंगल तो 90 डिग्री के हैं, पर तीसरा एंगल कितने का है, 120 डिग्री का। फिर है
रोम्बोहेड्रल और उसी को क्या बोलते हैं, ट्रायगोनल। ये है A = B = C, सारे एजेस इक्वल हैं, बट जो एंगल हैं वो भी सारे इक्वल हैं, पर 90 डिग्री ये नहीं है वो, पर एंगल अभी भी से क्या है, सारे इक्वल हैं। ठीक है, फिर मोनोक्लिनिक आता है। मोनोक्लिनिक में कोई भी साइड इक्वल नहीं होता है और दो एंगल 90 डिग्री के होंगे और तीसरा एंगल 90 डिग्री का नहीं होगा। मोनोक्लिनिक के बाद ट्राइक्लिनिक, इसमें कोई भी साइड बराबर नहीं है और सारे एंगल भी बराबर नहीं है, साथ में 90 डिग्री के भी इक्वल नहीं है ट्राइक्लिनिक में। ठीक है, सो ट्राइक्लिनिक में ना एजेस इक्वल हैं ना एंगल्स इक्वल हैं, मतलब बहुत ही अलग अलग हैं सब चीज़। ठीक है, सो ये 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम हैं। अब ये क्रिस्टल सिस्टम 7 टाइप के तो हैं, पर ये अलग अलग हो सकते हैं ना। किसी का यूनिट सेल हो सकता है कि बॉडी सेंटर्ड हो, किसी का यूनिट सेल फेस सेंटर्ड हो। जैसे हो सकता है कि दो मेरे पास कंपाउंड है, ठीक है, दोनों कंपाउंड में क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है, पर उसमें जो अरेंजमेंट है आयन का, उसमें क्या है, एक बॉडी सेंटर्ड है और एक प्रिमिटिव है। हो सकता है कि नहीं। जैसे एग्जाम्पल है NaCl का, जैसे कॉपर की बात करें, है ना, कॉपर एग्जैक्टली तो पता नहीं है, इसमें एग्जाम्पल दिया नहीं हुआ है। सपोज NaCl का जो है वो प्रिमिटिव टाइप का है। ठीक है, NaCl का जो है क्या है, वो प्रिमिटिव टाइप का है, बट जिंक ब्लांडे जो है वो क्या है, बॉडी सेंटर्ड, पर दोनों का दोनों क्रिस्टल सिस्टम क्या है, क्यूबिक है। सो दोनों के क्रिस्टल सिस्टम होंगे तो क्यूबिक, मतलब उनके यूनिट सेल कैसे होंगे, इसी तरीके से होंगे। ठीक है, ओके, सो दोनों के यूनिट सेल इसी तरीके से होंगे, पर एक क्या होगा, प्रिमिटिव होगा और दूसरा क्या होगा, बॉडी सेंटर। सो प्रिमिटिव हुआ मतलब कहाँ होंगे, सिर्फ एटम्स और मॉलिक्यूल्स कॉर्नर में, जबकि अगर बॉडी सेंटर हुआ तो उसमें क्या हो सकते हैं, मिडिल में भी होगा और सबके कॉर्नर में भी होगा। तो ये NaCl का मॉलिक्यूल है, ये जिंक ब्लांडे का। दोनों ही क्रिस्टल सिस्टम किस में आते हैं, क्यूबिक में, बट उनके यूनिट सेल क्या है, एक का प्रिमिटिव है और एक का बॉडी सेंटर। समझ रहे क्या बोल रहे हैं। सो इसी तरीके से अगर हम करें तो टोटल 14 टाइप के लैटिस पॉसिबल हैं, जिसको हम बोलते हैं ब्रेविस लैटिस। क्या बोलते हैं जिसको, ब्रेविस लैटिस। टोटल 14 टाइप के लैटिस पॉसिबल हैं। क्रिस्टल सिस्टम 7 टाइप के हैं, पर लैटिस कितने पॉसिबल हैं, 14 टाइप के, जिसको हम ब्रेविस लैटिस बोलते हैं। अब वो पूरे 14 टाइप की जो क्रिस्टल ब्रेविस लैटिस हैं वो आपको इस यहाँ पर दिख रहे होंगे, है ना। ये पूरे 14 टाइप के हमारे पास क्या है, ब्रेविस लैटिस हैं। ठीक है, तो अगर मैं क्यूबिक की बात करूँ, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम की, सो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में कितने पॉसिबल वेरिएशन हुए, वो प्रिमिटिव भी हो सकता है, वो बॉडी सेंटर्ड भी हो सकता है और वो फेस सेंटर्ड भी हो सकता है। ठीक है, तीनों के डायग्राम दिख रहे हैं आपको, है ना, दिख रहे हैं। सो जो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है उसके 3 लैटिस पॉसिबल हैं। ठीक है, टेट्रागोनल के कितने पॉसिबल हैं, 2, एक प्रिमिटिव और एक बॉडी सेंटर। ऑर्थोरोम्बिक के सभी चीज़ पॉसिबल हैं, प्रिमिटिव भी हो सकता है, बॉडी सेंटर्ड भी हो सकता है, फेस सेंटर्ड भी हो सकता है और एंड सेंटर्ड भी हो सकता है। हेक्सागोनल का सिर्फ एक ही पॉसिबल है, प्रिमिटिव टाइप। ठीक है, रोम्बिक के, रोम्बोहेड्रल के ओनली प्रिमिटिव टाइप अवेलेबल है। मोनोक्लिनिक के 2 हैं, प्रिमिटिव और एंड सेंटर, और ट्राइक्लिनिक का सिर्फ प्रिमिटिव टाइप ही लैटिस पॉसिबल है। ठीक है, तो टोटल 14 ब्रेविस लैटिस पॉसिबल है, जिसको हम इन 7 क्रिस्टल सिस्टम से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। क्लियर हुआ इतना। इसमें एग्जाम में सिर्फ यही क्वेश्चन आ सकते हैं इसी टाइप के, कि आपको पूछ देंगे क्यूबिक में क्या क्या एंगल एरियल डिस्टेंस क्या होता है, या एजेस के लेंथ का क्या पैरामीटर है, एंगल का क्या पैरामीटर है। तो इसको आपको सिर्फ और सिर्फ लर्न करना है, मेमोराइज ही करना है। इसी टाइप के क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल भी पूछ सकते हैं। ठीक है, कि रोम्बिक सल्फर उसका क्या होता है, उसका क्रिस्टल सिस्टम क्या है, ग्रेफाइट का क्रिस्टल सिस्टम क्या है, जो इम्पॉर्टेंट है ना, जैसे कि ग्रेफाइट हो गया, रोम्बिक सल्फर हो गया, है ना। मोनोक्लिनिक सल्फर है, तो नाम में ही है, मोनोक्लिनिक सल्फर में क्या होगा, मोनोक्लिनिक। रोम्बिक सल्फर में क्या होगा, ऑर्थोरोम्बिक। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट है लाइक NaCl, NaCl का क्या होता है, क्यूबिक। ठीक है, KCl का भी क्यूबिक होता है। ठीक है, NaCl, KCl ये सब क्या है, क्यूबिक में है। जितने भी कॉपर है, सिल्वर है, जो मेटल्स हैं,
मेटल्स के भी क्या होते हैं, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है। ठीक है, सो ये यहाँ तक क्लियर हुआ। नाउ नंबर ऑफ एटम इन अ यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में कितने एटम्स होते हैं। ठीक है, बॉडी सेंटर्ड में कितने हैं, प्रिमिटिव में कितने हैं और फेस सेंटर्ड में कितने हैं, हमको इन तीनों का ही पढ़ना है। ठीक है, कि प्रिमिटिव में अगर हमारे पास कोई प्रिमिटिव टाइप का यूनिट सेल है तो एक यूनिट सेल में कितने एटम्स होंगे, कितने एटम्स होंगे, आपको क्या लगता है, कैसे? प्रिमिटिव टाइप समझते हैं, क्या होता है, सिर्फ कॉर्नर्स में एटम्स होते हैं, है ना। सो अगर मेरे पास प्रिमिटिव टाइप का यूनिट सेल है तो उसमें कितने हाँ 8 एटम्स, पर ऐसा नहीं है, इतना इजी नहीं है ये, है ना। अच्छा, बॉडी सेंटर्ड में आपको क्या लगता है कितने एटम्स होने चाहिए एक यूनिट सेल में? हाँ, क्यों? सबको जोड़ के नहीं है भाई, बॉडी सेंटर्ड समझते हैं ना, कॉर्नर में तो होगा ही होगा, साथ में सेंटर में भी होगा, ठीक है, और उसके सेंटर में भी होगा। तो टोटल कितने एटम्स होने चाहिए एक यूनिट सेल में? 2 एटम्स। और फेस सेंटर्ड में 6 हाँ 6 फेस के 3 एटम्स होने चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है, 4 एटम्स होते हैं इसके, इसके 2 होते हैं, इसके 1 होते हैं। ठीक है, अब 1 क्यों होते हैं यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में 1 एटम, ऐसा क्यों होता है? अगर आप इसका डायग्राम देखोगे 1.12 फिगर 1.12, ठीक है, देखिए फिगर 1.12, एक जो यूनिट सेल है ना वो 7 और यूनिट सेल से जुड़ा होता है। ठीक है, आप देखो उसमें एक जो एटम दिख रहा है ना ब्लू कलर का, वो देखो उसमें 7 टोटल 8 यूनिट सेल से जुड़ा, एक एटम 8 यूनिट सेल से जुड़ा होता है, दिख रहा है क्या? टोटल 8 यूनिट सेल से जुड़ा होगा, एक एटम जो है वो 8 यूनिट सेल से। लेटिस कैसे बनता है? आप इस तरीके से क्या करते हो, बहुत सारे यूनिट सेल को मिलाते हो, तो एक यूनिट सेल ये है, इसके बाजू में एक और यूनिट सेल होगा ऐसे ही, ठीक है, इसके पीछे होगा यूनिट सेल, इसके पीछे होगा, इसके इधर होगा, इसके सामने होगा, इसके नीचे होगा, है ना। ऐसे करके टोटल 8 यूनिट सेल जो है वो एक एटम को शेयर करते हैं, समझ रहे हैं? आपको डायग्राम में भी दिख रहा है ना। सो टोटल एक यूनिट सेल का एक ही एटम हुआ, है ना, बाकी क्या हो गए, वो दूसरे दूसरे हो गए, है ना। जैसे यहाँ पर एक है तो इसको ये भी शेयर कर रहा है, ये भी शेयर कर रहा है, इसके सामने एक होगा वो भी शेयर कर रहा है, इसके इधर सामने होगा वो भी शेयर कर रहा होगा, ऊपर में 4 और होंगे वो भी शेयर कर रहे होंगे, है ना। तो टोटल एक यूनिट सेल को क्या कर रहे हैं, 8 यूनिट सेल शेयर कर रहे हैं कि नहीं। इसके आगे एक और, इसके आगे एक और, उनका भी यहाँ पर मैच हो रहा होगा कॉर्नर, इसके ऊपर 4 और, समझ रहे हैं ना क्या बोल रहे हैं। तो एक हाँ बना के नहीं दिखाना है, वो कैलकुलेट करना नहीं आता, बना के दिखाएंगे तो नहीं बनेगा वो, उसके लिए आपको कंप्यूटराइज्ड होगा तभी बन सकता है, अगर ऐसे बनाने लगेंगे तो वो दिखेगा ही नहीं, समझ ही नहीं आएगा स्ट्रक्चर, है ना। वो कंप्यूटराइज्ड मॉडल में ही समझ में आएगा। तो एक जो यूनिट सेल है वो शेयर होता है 8 में, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाता है इसका, 8 × 1/8। तो टोटल कितने एटम होते हैं, 1 एटम पर यूनिट सेल इन केस ऑफ प्रिमिटिव, ठीक है। अगर हम प्रिमिटिव टाइप के यूनिट सेल की बात करें तो 1 एटम पर यूनिट सेल, ठीक है। तो 1 एटम पर यूनिट सेल, इतना समझ में आ गया। अब हम बॉडी सेंटर्ड की बात करते हैं। सो बॉडी सेंटर्ड में क्या होता है, इस तरीके से कॉर्नर में तो होगा ही, साथ में बीच में भी होगा, पर ये मिडल वाला सिर्फ यही ले रहा होगा, उसको और कोई शेयर नहीं कर रहा होगा, है ना, क्योंकि ये इस क्यूब के सेंटर में ही है। सो एक यूनिट सेल इस कॉर्नर का, एक एटम इस कॉर्नर का और बीच वाला एक एटम। सो टोटल कितने हो गए इसके, 2 एटम्स हो गए कि नहीं। सो इसमें क्या होता है, 8 × 1/8 प्लस एक एटम जो सेंटर में है वो,
तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स इस केस में कितने हो जाते हैं? 2 एटम्स। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। सो नंबर ऑफ एटम्स यहाँ 8 कॉर्नर इंटू 1/8 पर कॉर्नर एटम प्लस 1 बॉडी सेंटर एटम, तो टोटल कितने हो गए? 2 एटम्स। समझ में आ रहा है जितेश? अब फेस सेंटर्ड की बात करते हैं। तो फेस सेंटर में क्या होगा? 8 कॉर्नर्स हैं, तो 8 कॉर्नर्स का 8 इंटू 1/8, सो 1 एटम। उसके बाद कहाँ कहाँ पर है? फेस में, 6 फेस में है। एक फेस का यूनिट सेल को कितने लोग शेयर करते होंगे? 2 लोग करते होंगे। तो 6 इंटू क्या हो जाएगा? 1/2, तो टोटल कितने हो गए? 3 एटम्स। तो टोटल इन दोनों को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा? 4 एटम्स। देखो ना, यहाँ पर अगर एक फेस में है तो इसको ये वाला यूनिट सेल भी शेयर कर रहा है, ये वाला भी यूनिट सेल, तो किसी एक का ही होगा ये। सो 6 इंटू 1/2 इक्वल्स टू 3 एटम्स। सो टोटल कितने हो गए? 4 एटम्स। सो अगर हम फेस सेंटर्ड की बात करें तो फेस सेंटर में 4 एटम्स पर यूनिट सेल होते हैं। क्लियर हुआ? सो प्रिमिटिव में हो गए 1 एटम्स पर यूनिट सेल, बॉडी सेंटर में 2 एटम्स पर यूनिट सेल और फेस सेंटर में 4 एटम्स पर यूनिट सेल। सो ये हो गया नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। अब इन टेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ लैटिस पॉइंट। तो लैटिस पॉइंट क्या बताता है? इट डिस्क्राइब दी आटम्स और मॉलिक्यूल्स और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ एनी क्रिस्टल लैटिस। उस क्रिस्टल लैटिस के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बारे में बताता है। ठीक है, लैटिस पॉइंट क्या बताता है? समझ में आ गया? जैसे यहाँ पर ये जो एटम्स, जैसे अगर NaCl है तो ये क्या होगा? आयंस होंगे, सोडियम और क्लोराइड आयंस होंगे। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बताता है कि वो जो लैटिस है वो किससे किससे मिलकर बना हुआ है। ठीक है, नेम द पैरामीटर दैट कैरेक्टराइज अ यूनिट सेल। व्हाट आर द डिफरेंट पैरामीटर्स? हाँ, एजेस लेंथ, एज के लेंथ और द एंगल बिटवीन दी एजेस, अल्फा, बीटा एंड गामा। सो दीज आर दी पैरामीटर्स। डिस्टिंग्विश बिटवीन हेक्सागोनल एंड मोनोक्लिनिक यूनिट सेल। तो हेक्सागोनल और मोनोक्लिनिक में आप लिख सकते हैं डिफरेंस उनके एजेस के हिसाब से और उनके एंगल के हिसाब से, और तीसरा डिफरेंस आएगा उनका एग्जाम्पल्स। ठीक है, क्लियर है? सेकंड है फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो उसका भी लिख सकते हैं डिफरेंस। बता दिया फेस सेंटर्ड में क्या होता है, कॉर्नर्स में भी होते हैं और जितने फेस हैं उसमें भी क्या होंगे? एटम्स या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। एंड सेंटर में कॉर्नर्स में होगा और सिर्फ एंड में होंगे, एंड में होंगे। ठीक है, एक्सप्लेन हाउ मच पोर्शन ऑफ एटम लोकेटेड एट कॉर्नर body center of a cubic unit cell is a part of its neighboring unit cell. So number of atoms calculate करना है यहाँ पर। ठीक है, so यहाँ तक हो गया है। अगली क्लास में अब हम लोग पढ़ेंगे क्लोज पैकेड स्ट्रक्चर। ठीक है, और पैकिंग एफिशिएंसी यहाँ तक पढ़ेंगे। उसके बाद इम्परफेक्शन आखिरी क्लास होगी। ये 2 क्लास में ख़त्म हो जाना चाहिए। ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ सिलेबस से हट गया है तो उसको नहीं पढ़ेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को, पर डिफेक्ट वगैरह है, जैसे सॉलिड में क्या क्या डिफेक्ट होते हैं वो सब है, तो डिफेक्ट्स पढ़ना है हमको। और ये पैकिंग एफिशिएंसी और पैक्ड स्ट्रक्चर, क्योंकि हम बात करते आ रहे हैं कि सॉलिड का क्या होता है? क्लोज पैक स्ट्रक्चर होता है ना। बार बार हम ये बात करते हैं, क्लास 6-7 से पढ़ रहे हैं कि इट हैज़ क्लोज्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो उसी के बारे में अब अगली क्लास में पढ़ेंगे, क्लोज पैकेड स्ट्रक्चर। ओके, कोई डाउट है आप लोगों को? ओके, ठीक, थैंक यू।